जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, हमारा जो आज अलंकार का बिंदु है, उस बिंदु का नाम है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार के बारे में आज हम कंसेप्ट वाइज जानेंगे, कैसे आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको पहचान पाओगे। कोई ट्रिक नहीं होगा, कंसेप्ट वाइज ही आप पहचानोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थीगण, इसके पहले मैं कुछ आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है। यदि आप नहीं पढ़े हैं विद्यार्थीगण, तो एक बार जाकर जरूर पढ़ें। शायद जो चीजें तुम्हें नहीं आती होंगी, आपको नहीं आती होंगी, याद रखना बचपन का भ्रम दूर हो जाएगा। आप कहीं से पढ़े हों, कहीं से बिलोंग करते हो, कहीं शिक्षण संस्थान में पढ़े हो, दोस्तों मेरी ये गारंटी है, जो शुल्क देने के बाद बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते, एक बार जो सेवाएं निःशुल्क हैं, इसको देखने के बाद यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाद में करिएगा। मेरी ये गारंटी है, जरूर एक वीडियो देखने के बाद, चाहे संधि हो, समास हो, मैंने डीप कंसेप्ट में बताया है। तो आइए विद्यार्थीगण, हम आज बात करेंगे व्यतिरेक अलंकार पर। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, देखते हैं। व्यतिरेक अलंकार कहा जा रहा है जहां उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बताया जाए। जहां उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बताया जाए। विद्यार्थीगण, ये उल्टा हो गया। बचपन में हम जो पढ़ते थे विद्यार्थीगण, आपने देखा होगा, पढ़ते थे क्या, उपमेय और क्या पढ़ते थे, उपमान। पहले ध्यान सुनो। तो उपमेय हम क्या पढ़ते थे दोस्तों, उपमेय हम पढ़ते थे जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ये क्या होता था उपमेय। उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, ये क्या होता था, उपमान होता था। विद्यार्थीगण, यदि हम कुछ बात करें प्रश्नों की, तो हम कुछ अलग शब्द यहाँ रखते हैं, जैसे चंद्रमुख। आपको समझने के लिए, जैसे मैंने रखा चंद्रमुख, जैसे मैंने लिखा चरण कमल, जैसे मैंने लिखा मृगनयन। विद्यार्थीगण जरा देखो, अब यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। तो चंद्रमा यहाँ क्या होगा, उपमान होगा, लेकिन मुख क्या होगा, उपमेय होगा। समझो लॉजिक। यहाँ चरण कमल, चरण कमल, मानो चरण ही कमल हो, तो कमल की तुलना चरण से की, चरण की तुलना कमल से, चरण की तुलना कमल से की जा रही है। तो चरण यहाँ क्या होगा विद्यार्थीगण, उपमेय होगा, और कमल क्या होगा, उपमान होगा। ऐसे मृगनयन, नयन की तुलना मृग के नेत्र से हो रही है, तो नयन उपमेय होगा, और मृग का नेत्र क्या होगा, उपमान होगा। लेकिन जो हमारा व्यतिरेक अलंकार होता है, जहां किसी काव्य या पंक्ति में आता है, तो उपमान से उपमेय को अधिक बढ़ाकर बताया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। यानी ये उपमेय है, ये उपमान है, तो यहाँ उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाएगा, उपमान को वहां फीका या डाउन बताया जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, कह रहा हूं उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बताया जाए। जहां उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बताया जाए, मानो जितने भी चाहे वो चंद्रमा हो यानी चंद्र, चाहे मृग नयन हो, चाहे मृग का नेत्र हो, चाहे हम कह सकते हैं विद्यार्थी चरण कमल यानी कमल हो, ये सब जो होते हैं ना, इनसे हर एक व्यक्ति या वस्तु को बढ़ाकर बताया जाता है, इनको फीका बताया जाएगा। बात ध्यान सुनना। तो आइए जरा देखते हैं, यहाँ पिय तिय से हंस करके हो लखो ढिठौना दीठ। विद्यार्थीगण, एक राजकुमारी है, एक नायिका है, पिय तिय से हंस करके हो। तिय यानी राजकुमारी। विद्यार्थीगण, क्या राजकुमारी होती है, पी यानी राजकुमार होता है। क्या होता है, राजकुमार। एक राजकुमार, एक नायक अपनी नायिका की तरफ देख करके हंस करके क्या कह रहा है, अरे लखे ढिठौना ढीठ। लेकिन क्या लख करके, क्या देख करके, हंस करके क्या कह रहा है, जो नायिका है, जो राजकुमारी है, वो अपने ढिठौना यानी माथा पर यानी माथे पर
दीठ यानी काला टीका लगाई हुई है, काला टीका लगाई हुई है विद्यार्थीगण। जी हाँ, बचपन में हम हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता था, माँ बोलती थी कि बच्चे को कहीं नजर न लग जाए, तो माँ बच्चे के माथे पर काला टीका लगाती थी। लेकिन इसका भावार्थ यहाँ दूसरा है। एक नायक है, अपनी नायिका यानी राजकुमार राजकुमारी की तरफ यानी नायक नायिका की तरफ देख करके हंस करके कह रहा है कि हे नायक, कि हे राजकुमारी यानी हे नायिका, तुम अपने माथे पर बेशक काला टीका लगाई हो, बेशक काला टीका लगाई हो। जी हाँ, बेशक काला टीका लगाई हो। चंद्रमुखी मुख चंद्र से भलो चंद्र समकीन। फिर से सुनो, कह रहा है कि हे नायिका, यहाँ जो नायक है नायिका की तरफ हंस करके क्या कह रहा है, वो देख करके क्या कह रहा है, जो नायिका अपने माथे पर काला टीका लगाई हुई है और उस काले टीके को देख करके हंस करके कह रहा है कि हे नायिका, तुम अपने माथे पर जो टीका लगाई हो, चंद्रमुखी मुख चंद्र से, तुम्हारा मुख चंद्रमा से भी सुंदर है। चंद्रमुखी मुख चंद्र से यानी तुम्हारा मुख जो है चंद्रमा से भी सुंदर है। भलो चंद्र समकीन, बेशक तुम चंद्रमा के समान दिखने के लिए अपने माथे पर काला टीका लगाई हो। जी हाँ, तो यहाँ जरा देखो विद्यार्थीगण ना, यहाँ जो चंद्रमा है ये क्या है, उपमान है। और जो राजकुमारी नायिका का मुखड़ा है यानी मुख है, ये क्या है विद्यार्थीगण, याद रखना, ये क्या है, उपमेय है। लेकिन यहाँ नायिका के मुखड़े को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया गया और चंद्रमा को वहां डाउन यानी फीका बताया गया। फिर से सुनना, समझ पाए हो। एक राजकुमार है, एक नायक है, अपनी नायिका की तरफ हंस करके क्या कह रहा है कि हे नायिका, बेशक तुम भलो चंद्र समकीन, बेशक तुम चंद्रमा के समान दिखने के लिए अपने माथे पर काला टीका लगाई हो, लेकिन तुम्हारा मुख चंद्रमा से भी सुंदर है। यानी बढ़ा चढ़ाकर बता दिया अपने नायिका के मुखड़े को और चंद्रमा को वहां फीका बता दिया। विद्यार्थी क्या कभी गलत मत कहना। तो जरा देखो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ कह रहा है राधा मुख है चंद्र सा, कहते हैं मतिरंग। विद्यार्थी देखो यहाँ कहा जा रहा है क्या कि राधा मुख है चंद्र सा, यहाँ राधा का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ राधा का मुख और चंद्रमा को समान बताया गया। यहाँ तक कहते हैं मतिरंग, लेकिन जो राधा है कह रहा मतिरंग है यानी बुद्धिहीन है। लेकिन जो राधा है वो क्या है, बुद्धिहीन है। फिर कह रहा है राधा मुख है चंद्र सा, कह रहा राधा का मुखड़ा और चंद्रमा एक जैसे हैं, समान है, लेकिन कह रहा कहते हैं मतिरंग, लेकिन राधा जो है वो बुद्धिहीन है। अरे कहते हैं निष्कलंक है सदा। अब देखो निष्कलंक है सदा, उसमें प्रकट कलंक है। अरे निष्कलंक है सदा, अब इसको निष्कलंक बता दिया, कह रहा है ना, इसमें कोई कलंक नहीं है, राधा में कोई कलंक नहीं है। इसको अब यहाँ की पंक्ति राधा को निष्कलंक बता दिया, अर्थात राधा में कोई निष्कलंक कोई कलंक नहीं है। अरे उसमें सदा प्रकट कलंक यानी उसमें प्रकट कलंक यानी सदा उसमें प्रकट कलंक, किसमें, कलंक तो चंद्रमा में बता दिया। देखो कलंक कहाँ बता दिया, चंद्रमा में। अब तक बता रहा था कहाँ, जो राधा है वो बुद्धिहीन है, मतिरंग है, लेकिन कहता है सदा उसमें प्रकट कलंक। अरे चंद्रमा में कलंक बता दिया, तो चंद्रमा में कलंक बता दिया, चंद्रमा को डाउन और फीका बतला दिया। जबकि चंद्रमा उपमेय होता है, नायिका का मुख उपमेय होना चाहिए था, जबकि नायिका का मुख उपमान बता दिया बढ़ा चढ़ा कर। तो जरा देखो वही चीज है विद्यार्थीगण, यहाँ नायिका के मुखड़े को बढ़ा चढ़ा के बता दिया और चंद्रमा को फीका बता दिया। कहते हैं मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन, मुख मयंक सो है सखी। विद्यार्थीगण यहाँ कह रहा है जो नायिका का मुख है वो चंद्रमा के समान है। जो नायिका का मुख है मयंक यानी चंद्रमा के समान है, सो है सखी मधुर वचन। लेकिन यहाँ बता दिया एक गुणवत्ता अधिक बढ़ाकर बता दिया चंद्रमा से। कह रहा है कि नायिका का मुख चंद्रमा के जैसा है, के समान है,
लेकिन नायिका का जो मुख है वो मधुर वचन भी बोल सकता है, मधुर वचन। तो चंद्रमा से एक चीज बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, यानी उपमेय को बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। बात समझ में आया क्या? तो जरा देखो यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि जिनके जस प्रताप के आगे, कह रहा है जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीत लागे। जिनके जस प्रताप के आगे यानी एक राजा होते हैं विद्यार्थीगण, कह रहा है जिनके जस प्रताप के आगे, राजा के आगे अब सभी को क्या बताया गया? शशि मलिन रवि शीत लागे। शशि मलिन, राजा इतने तेजस्वी होते हैं, इतने सौंदर्य होते हैं कि उनके आगे बताया गया है शशि यानी चंद्रमा भी मलिन, यानी चंद्रमा, ये चंद्रमा है, चंद्रमा मलिन यानी गंदा, गंदा यानी फीका, गंदा यानी क्या विद्यार्थीगण? फीका बताया जा रहा है चंद्रमा को। कह रहा रवि शीतल लागे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। याद रखो यहाँ बताया जा रहा है कि रवि शीतल लागे विद्यार्थीगण, जो सूर्य होता है उष्णता के लिए जाना जाता है, गर्मी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है राजा के तेज के आगे ना, तेज के आगे रवि यानी सूर्य भी ठंडा पड़ जाता है, ये बताया गया। तो ध्यान से सुना है। कह रहा देखो साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुना। कह रहा साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ कहा जा रहा है जो साधु होते हैं वो ऊंचे पर्वत, शैल यानी चट्टान, यानी चट्टान, साधु जो होते हैं वो ऊंचे चट्टान और पर्वतों के समान होते हैं, पर्वतों के समान होते हैं विद्यार्थीगण। क्या? पर्वतों के समान होते हैं। लेकिन कह रहा किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन जो चट्टान और पर्वत होते हैं वो प्रकृति के अनुसार माना गया है ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं वो कोमल प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं वो कोमल प्रवृत्ति के होते हैं। देखो इनकी गुणवत्ता एक और बढ़ाकर बता दी गई, क्योंकि जो साधु होते हैं ऊंचे, वो जो साधु होते हैं वो कोमल प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जो शैल और चट्टान और पर्वत होते हैं वो कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर बताते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों याद रखना यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम बिंदु पर हम आपसे वार्तालाप करेंगे विद्यार्थीगण। हर एक बिंदु के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, परेशान मत होना विद्यार्थीगण। लेकिन यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे विद्यार्थीगण। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।